लेट अस स्टार्ट द क्लास नाउ। आज की क्लास में चैप्टर का लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हेडिंग लिखिए आप लोग, कोलिजन्स। जब दो ऑब्जेक्ट्स आपस में टकराते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कोलिजन। कोलिजन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करें। कोलिजन्स दो टाइप से क्लासिफाई करेंगे। रियल लाइफ में बहुत जगह एग्जांपल्स आते हैं कोलिजन के। जब भी कोई दो चीजें आपस में टकराती हैं दैट इज कॉल्ड एज अ कोलिजन। कोलिजन के बाद क्या होगा, वो किस स्पीड से मूव करेंगी, कहां जाएंगी, वो सब हम स्टडी करेंगे। पहले देखते हैं कोलिजन दो टाइप के। पहला इलास्टिक कोलिजन और दूसरा इन इलास्टिक कोलिजन। ठीक है ना, जल्दी जल्दी लिखते रहिएगा, ज्यादा बड़ी क्लास नहीं है आज। तो क्या होता है, व्हाट इज इलास्टिक कोलिजन? इलास्टिक कोलिजन एक ऐसा कोलिजन है जो ओबे करता है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। इसमें मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है, यानी इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। अच्छा, और क्या होता है इसमें? अच्छा, दूसरा पॉइंट, इलास्टिक कोलिजन में और क्या होता है? देयर इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन होता है। कोई भी काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होती है। जितनी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली थी, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। कोई भी काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में, पोटेंशियल की फॉर्म में या किसी हीट की फॉर्म में, लाइट की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं। और तीसरा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। ई की वैल्यू 1 होती है। क्या होता है ये बताएंगे अभी आगे, अभी सिर्फ लिख लो। देयर इज अ टर्म जो आपको सिखाई जाएगी इस चैप्टर में, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसका फॉर्मूला भी लिख लो, ऐसे लिखो, V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस। और कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1। क्या है ये V2 V1, अभी सब समझ, ठीक है ना? तो ये एक टर्म मैंने आपको नई टर्म बताई है। दिस टर्म इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इसकी वैल्यू, इसका सिंबल है छोटा ई। इसका फॉर्मूला होता है V2 माइनस V1 डिवाइडेड बाई U1 माइनस U2 और इसकी वैल्यू 1 आती है। ठीक है ना? प्लीज ध्यान दीजिए, कुछ बच्चे देर से ज्वाइन करते हैं, टाइम पे ज्वाइन करा करो। इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन दो टाइप के कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन वो होते हैं जिनमें मोमेंटम कंजर्वेशन ओबे होता है। इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ये ओबे होता है। फिर दूसरे टाइप का दूसरा जो पॉइंट है दैट इज देयर इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। जितनी काइनेटिक एनर्जी ऑब्जेक्ट के पास पहले थी उतनी ही बाद में भी होगी। और तीसरा पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1। ठीक है ना? V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। फर्स्ट पॉइंट में लिखा सर आपने ओबे। हाँ, ओबे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, अब दूसरे टाइप का कोलिजन देखते हैं। अभी कराएंगे क्वेश्चन, सब पे कराएंगे। इन इलास्टिक कोलिजन्स क्या होते हैं? इन इलास्टिक कोलिजन्स भी, इनमें भी दे ओबे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। दे ओबे कंजर्वेशन ऑफ। तो इट इज नॉट अ डिफरेंस। कोई कहेगा डिफरेंस क्या हुआ? मैंने नहीं कहा डिफरेंस लिखवा रहे, डिफरेंसेस नहीं है।
हो सकता है सेम हो प्रॉपर्टीज, हो सकता है अलग हो। तो पहले वाली प्रॉपर्टी सेम है, दे ऑल्सो ओबे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, यानी इनमें भी Pi is equal to Pn. Initial momentum of the system is equal to final momentum of the system. फिर दूसरा पॉइंट, सेकंड, यहां पे फर्क है, देयर इज कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे नहीं। सम काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड into other forms, into other forms. ऑब्जेक्ट की कुछ काइनेटिक एनर्जी है जो मूव कर रहा था, उसकी काइनेटिक एनर्जी या तो साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, या हीट की फॉर्म में, या किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिस वजह से देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो गई है, यानी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी कम हो, तो देयर इज अ लॉस इन काइनेटिक। तो किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट हो, हाँ, गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म, किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट। जैसे दो ऑब्जेक्ट जब टकराते हैं, जब सपोज करो दो ऑब्जेक्ट टकराए, एक चीज जो बहुत बार प्रोड्यूस होती है क्या? जब भी दो चीजें टकराएंगी साउंड काफी केसेस में प्रोड्यूस होती है, तो वो साउंड भी तो एनर्जी है। तो क्या हुआ, जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहे थे उनके अंदर काइनेटिक एनर्जी थी, जब वो टकराए थोड़ी सी काइनेटिक एनर्जी साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट होके बाहर निकली, तो जो साउंड बाहर निकली वो भी तो कोई एनर्जी है। तो सम काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू अदर फॉर्म्स, तो कुछ काइनेटिक एनर्जी साउंड की फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, जिस वजह से जो बॉल की काइनेटिक एनर्जी थी वो कम। और तीसरा पॉइंट, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1 से छोटी। होता क्या है अभी पता लगेगा, अभी इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसके रिजल्ट में। इलास्टिक कोलिजन बहुत इंपॉर्टेंट, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन यहां पे जैसे कि आप देख रहे हैं 1 था, तो यहां पर E की वैल्यू 1 से छोटी हो। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं आगे डिटेल। अब सब हेडिंग डाल लीजिए, कॉलम बंद कर लीजिए, अब सब हेडिंग डाल लो इलास्टिक कोलिजन। अब इस वाले को हम डिटेल में डिस्कस करें। देखिएगा प्लीज, जल्दी नहीं है कोई, आराम से करेंगे, समझ में आना। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और एक और ऑब्जेक्ट है, हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं, इनका मास है m1 और इसका मास है m2। ये मूव कर रहा है u1 की स्पीड से और ये मूव कर रहा है u2। ये दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है इनके बीच में इलास्टिक कोलिजन होता है। ठीक है ना, ध्यान से देखो, दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इधर जा रहे हैं और ये टकराएंगे। आगे वाला हल्के जा रहा था, ये वाला हल्के जा रहा था, पीछे वाला तेज आया, आगे वाला जा रहा है हल्के, ये तेज आता है उससे टकरा जाता है। ठीक है ना, इट वाज गोइंग स्लोली, u2 स्लो था, हल्के जा रहा था, पीछे वाला तेज आके उससे टकरा जाता है, तो u1 तेज आके उससे टकरा। जब वो इससे टकराएगा, इनके बीच में एक कोलिजन हुआ है, दो ऑब्जेक्ट्स टकराए हैं, दिस इज अ कोलिजन। कोलिजन से इनकी स्पीड बदल जाएगी। थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा सा अगर आप सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा कि स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा। इसकी स्पीड और इसकी स्पीड अब बदल गई। इसकी स्पीड पहले क्या कहलाती थी, u1। टकराने के बाद जब ये इससे दोनों टकरा गए, टकराने के बाद इनकी स्पीड कितनी कितनी होगी, इसकी स्पीड को बोलेंगे v1 और इसकी स्पीड को बोलेंगे v। तो v is the symbol for velocity after collision and u was the symbol for velocities before collision. पहले velocities थी u1 u2, टकराने के बाद velocities हो गई v1 v2। मास तो सेम ही रहेगा, मास थोड़ी ना बढ़ेगा। तो ये है हमारा फिगर, दिस वाज बिफोर कोलिजन, फिर यहां टकराए, टकराने के बाद जो स्पीड्स हैं, दिस इज आफ्टर। सर मास क्यों नहीं चेंज हो सकता?
मास क्यों चेंज हो रहा है? मास बॉल ऑब्जेक्ट टकराया, मास थोड़ी ना, दो बॉल्स टकरा रही है, मास थोड़ी ना चेंज। तो दो बॉलें से जैसे टू कार्स टकराती तो कोई क्रश हो जाती है। ले पहले पढ़ाएंगे, पहले ही सब कुछ मुश्किल वाला करा देंगे क्या? पहले कुछ बेसिक तो कराएंगे। सर वो इनएलास्टिक के अंडर आता है। पहले ये तो करो, पहले ओके इसको सर। करो, आगे धीरे धीरे सब समझ में आए। तो इस केस में ये बॉल आके इससे टकराती है और कोलिजन के बाद इसकी स्पीड v1 हो गई, इसकी स्पीड v2। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये एक इलास्टिक कोलिजन, इलास्टिक कोलिजन में वो आपसे कह रहा है सॉल्व करके बताओ कि फाइनल वेलोसिटीज कितनी हो जाए। क्वेश्चन में क्या देगा वो आपको? दोनों की इनिशियल स्पीड देगा। वो कहेगा इसकी इनिशियल स्पीड इतनी थी, इसकी इतनी थी। जैसे कि सपोज वो कहेगा इसकी स्पीड, सपोज लिखना नहीं, 10 थी, इसकी स्पीड 5, आगे वाली 5 से जा रही थी, पीछे वाली 10 से आगे टकराई। तो कोलिजन के बाद इनकी स्पीड क्या हो? इस वाले की बताओ, बढ़ेगी कम होगी? सोच के बताओ। कम होएगी कम सर। डिग्रीज कम हो जाएगी। कम होगी सर। ऑब्जेक्ट हल्के जा रहा था, पीछे से दूसरा ऑब्जेक्ट तेज आके इससे टकरा, तो इस वाले की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा? सर बढ़ सर वो बढ़ सर जाएगी। increase जाएगी। Q2 बढ़ेगा। कम हो जाए। तो हमें हमें क्या करना है? एक बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, हमें v1 का फॉर्मूला डिराइव करना है और v2 का फॉर्मूला डिराइव करना है। चलिए करिए। पहले कौन सा, कितने वेरिएबल्स हैं हमारे पास? हाउ मेनी वेरिएबल्स डू वी हैव? सर 4। हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, v1 और v2। तो हमें कितनी इक्वेशंस चाहिए होंगी? सर 2 2। सर यू भी तो है। u1 u2 आपको दे रखे हैं, बात नहीं समझ रहे तुम। आपको उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्वेश्चन में दे रखी होंगी। आपसे पूछा होगा कोलिजन के बाद वेलोसिटी कितनी हो गई। ओके सर। ठीक है ना? ओके तो सर। वेरिएबल आपके v1 v2। सर ये मेरे हिसाब से सर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स से हो सकता है सर, अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी कर सकते हैं सर। तो करके दिखाओ। ओके सर, सबसे पहले तो सर हमें ये इलास्टिक है तो हमें मतलब रेस्टिट्यूशन की कोफिशिएंट। ये देखो यार, सबसे पहले ये है, वहां कहाँ भाग गए? यहाँ देखो ना, सबसे पहले, क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है ये इलास्टिक कोलिजन है, उसने बोला है इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन क्या करता है? इट ओबेज कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये वाली इक्वेशन बनाओ, इनिशियल मोमेंटम कितना था इक्वल टू फाइनल मोमेंटम कर दो। m1 u1 plus m2 u2 is equal to m1 u1 plus m2 v2। तो बोलने दो, एक बच्चा बोल रहा था बीच में, मैं इंटरप्ट कर रहा था। हाँ बोलो कृषांक, बोलो क्या बोल रहे थे? तो सर हमने मतलब कर, हाँ यस सर। इनिशियल मोमेंटम बताओ, इनिशियल मोमेंटम, इसका मोमेंटम। m1 u1 plus m2 u2। हाँ, तो इनिशियल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। m1 u1 और इसका m2 u2, टोटल मोमेंटम हो गया m1 u1 प्लस m2 u2। व्हाट इज दिस थिंग? दिस इज द इनिशियल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम। इनिशियली कोलिजन से पहले दोनों ऑब्जेक्ट्स का मोमेंटम। हाँ, कोई और जनाब बताए, व्हाट इज द फाइनल मोमेंटम ऑफ द? सर मैं बताऊं m1 v1 plus m2 v2। बहुत बढ़िया। कोलिजन से पहले दोनों का मोमेंटम निकाल लो, इक्वल टू कोलिजन के बाद दोनों का मोमेंटम निकाल लो, पहली इक्वेशन बन गई। अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, कहां से? कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेम। सर हाफ m1 ये तो फर्स्ट इक्वेशन बनी, अब सेकंड अपने आप लिखिए। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, सब बच्चों को लिखो, फिर पूछूंगा, पहले लिख लो। बोलो नहीं।
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यानी इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी हाँ इसकी है हाफ m1u1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले की दोनों की मिला के देखेंगे ना प्लस हाफ m2u2 स्क्वायर should be equal to the final kinetic energy of both the objects. Finally, after collision इसकी plus तो half m1v1 square plus half m2v2 square. देखिए अगर नहीं समझ में आया तो पूछिए। सर ये किस में डाला आपने? सर ये सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी लिखनी होती है। काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल दोनों को मैंने इक्वेट कर दिया। मैंने इनिशियली काइनेटिक एनर्जी निकाली, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, तो मैंने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकाली इसकी हाफ m1u1 स्क्वायर और इसकी हाफ m2u2 स्क्वायर और उसको बराबर कर दिया फाइनल काइनेटिक एनर्जी के हाफ m1v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2v2 स्क्वायर। तो देखिए मैंने काइनेटिक एनर्जी का कंजर्वेशन अप्लाई करा है। ये एक ऐसा कोलिजन है जिसमें कोई भी काइनेटिक एनर्जी किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं। आप मानो आपके पास रबर की बॉल है, जब दो रबर की बॉल्स टकराती हैं तो आवाज भी प्रोड्यूस नहीं, ना साउंड प्रोड्यूस होती, ना लाइट प्रोड्यूस होती, ना हीट प्रोड्यूस होती, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर रहती है, किसी और फॉर्म में कन्वर्ट नहीं। पर अज्यूम करो प्लास्टिक की बॉल, प्लास्टिक की बॉल को तुम जमीन पे बाउंस कराते हो तो ठक ठक आवाज होती है, क्योंकि जब वो टकराती है कोलिजन में साउंड भी प्रोड्यूस हो, तो वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्वेशन नहीं हो, वहां पे काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं हो, वो इलास्टिक कोलिजन नहीं कहलाए। इलास्टिक कोलिजन मानो रबर बॉल है, बिल्कुल सॉफ्ट सी रबर की बॉल है, जब आप उसको जमीन पे बाउंस कराते हो आवाज बहुत बिल्कुल नहीं, तो दैट इज कॉल्ड एज अ इलास्टिक कोलिजन। और इलास्टिक कोलिजन में काइनेटिक एनर्जी बराबर रहती है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी ना साउंड में कन्वर्ट हुई ना हीट में कन्वर्ट हुई, किसी में नहीं, काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स। तो कंजर्वेशन अप्लाई। बताइए दो हमने, एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है यहाँ पे और एक ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करा है, किसी को कोई डाउट है? अब सॉल्व कैसे करें? दो इक्वेशंस तो हमने बना ली, दो वेरिएबल भी बताए हमें v1 v2, तो कैसे सॉल्व करें? पहले v1 निकालते हैं। थोड़ा सा प्लीज आप लोग फॉलो करिएगा, कैसे कैलकुलेशन करना है सिखा रहे। पहले तो हाफ कट जाएगा, हर टर्म में हाफ आ रहा है, तो सेकंड वाली इक्वेशन में ही हाफ काट, चारों तरफ से हाफ काट। अब उसके बाद क्या करें? m1 वाली टर्म्स को इकट्ठे करें, इसमें m1 आ रहा है, इसमें इस वाली टर्म को इधर, और m2 वाली टर्म्स उस साइड। चलो करो क्या आता है लिखो, फिर m1 कॉमन ले लो और a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाओ। चलो हिंट दिया है मैंने, करो। यहां से आएगा m1 u1 स्क्वायर और ये आएगा इधर माइनस m1 v1 इज इक्वल टू, इस साइड था m2 v2 स्क्वायर और ये उधर जाएगा माइनस m2 u2 स्क्वायर। देखिए स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे, फिर बाद में ना हो कि समझ में। इस वाले टर्म को मैं उधर ले गया और m1 वाले टर्म को इधर ले गया, तो m1 u1 स्क्वायर और ये इधर आके माइनस बन गया, माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 स्क्वायर और ये टर्म उधर गई माइनस m2 u2 स्क्वायर। क्या कर सकते हैं अब इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आएगा? ऐसे ही इन दोनों टर्म्स में से m2 देखो, अब आइडेंटिटी लगाओ, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। सर u1 माइनस v1 into u1 plus v1 स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर।
क्या बोलते रहते हो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा ए प्लस बी इंटू तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर होगा u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस V1 इज इक्वल टू m2। फिर आइडेंटिटी लगाएंगे यहाँ पे v2 प्लस u2 V2 plus U2 and V2 minus U2. ये जो इक्वेशन आ रही है आपकी, अब ये वाली जो इक्वेशन आई है इसको जरा बॉक्स में बना लीजिए, इसको हम आगे यूज करेंगे, ठीक है ना। हमने सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करा है, सेकंड वाली को सॉल्व करते हुए यहां तक लाए, इसको बॉक्स में। अब ऐसे ही फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी सॉल्व करें, इसी तरीके से सेम अप्रोच से फर्स्ट वाली इक्वेशन को भी सॉल्व। फर्स्ट वाली इक्वेशन में भी m1 वाले टर्म्स लेफ्ट पे रखेंगे और m2 वाले टर्म्स राइट पे लेंगे। जैसे सेकंड इक्वेशन में करा था ना आपने काइनेटिक एनर्जी वाली इक्वेशन में, वैसे ही मोमेंटम वाली इक्वेशन में करिए। चलिए एरो बना लीजिए, शायद लगते हैं क्या आएगा बताओ। m1 u1 ये इधर आ जाएगा माइनस m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2 और ये उधर चला जाएगा m2 v2 माइनस m2 u2। कॉमन ले लीजिए m1 को, u1 माइनस v1 इज इक्वल टू m2 v2 माइनस u2। इसको बना दीजिए बॉक्स। फर्स्ट वाली को सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन आई, सेकंड वाली को सिंप्लीफाई करके ये इक्वेशन। देखो यहां तक देखो, कोई डाउट है तो पूछो। फॉर्मूला तो रटवा देंगे आपको, चिंता मत करिए, पर ठीक है डेरिवेशन पता होनी चाहिए। मेजर इंपॉर्टेंट क्या है कि फॉर्मूला जब आएगा v1 v2 का वो रट लेंगे, वो ठीक है, पर डेरिवेशन पता होनी चाहिए कैसे कर। बताओ पहली कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की इक्वेशन को रीअरेंज करा है, m1 वाली टर्म्स LHS पे, m2 वाली टर्म्स RHS पे, m1 कॉमन ले लिया, m2 कॉमन ले लिया। सेम चीज इसमें भी करें, m1 वाली टर्म्स LHS पे आ गई, m2 वाली टर्म्स RHS पे चली गई, m1 m2 कॉमन ले लिए, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा। तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करा, सेकंड वाली इक्वेशन को। कोई डाउट? अब इस इक्वेशन को, जो बड़ी सी इक्वेशन, इसको इस इक्वेशन से डिवाइड कर दो, यानी इसका LHS डिवाइडेड बाय इसका LHS इक्वल टू इसका RHS डिवाइडेड बाय इसका। ये एज इट इज लाकर इसके नीचे लगा दो, LHS के नीचे LHS लगा दो, RHS के नीचे RHS। तो देखो ये वाली इक्वेशन सुनो, यहाँ पर इसका LHS में एज इट इज उठा के इसके नीचे, क्या है इसका LHS, कोई जना बोलना। सर m1 into M1 u1 minus V1. अच्छा, और RHS के नीचे RHS लगा, M2 V2 minus M2 into V2 minus U2। इससे क्या होगा, जब आप इसको, इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे, आपके बहुत सारे टर्म्स कट जाएंगे। जब ये आप यहाँ लाके करेंगे, करिए, चलिए देखिए। सर हम लोग उसमें सीधा वैल्यू भी तो पुट कर सकते हैं। वैल्यू किसकी? सर जैसे हमने जो नीचे वाली इक्वेशन है सर, उसमें हम लोग को m1 into u1 plus v1 की वैल्यू हम लोग उस वाली इक्वेशन से डाल सकते हैं, m2 into v2 minus u2। तो सर LHS और RHS में कट जाएगा। तो भी कर लो, तरीका है वो, दैट इज वन एंड द सेम थिंग। तो डिवाइड कर दो इसको यहाँ पे और इसको डिवाइड, उससे क्या होगा देखो, m1 से m1 कट जाएगा, u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कट गया, m2 से m2 कट गया, v2 माइनस u2 से ये कट। तो क्या बचा, यहाँ पे बचा u1 प्लस v1 और यहाँ पे बचा v2 माइनस v2 प्लस v2, ये बचा। देखो नहीं समझ में आ रहा तो पूछ, डोंट वरी कि ये सब याद कैसे करेंगे, ये सब याद नहीं करना, ये सिर्फ समझ लीजिए एक बार, फाइनल रिजल्ट याद करिए। तो
M1 से M1 कट गया, इससे ये कट गया, M2 से M2 कट गया, ये से ये कट गया, यहाँ ये बचा, यहाँ ये बचा। अब इसको रीअरेंज करेंगे फिर से, U वाले टर्म्स इकट्ठे करेंगे, V वाले टर्म्स इकट्ठे करेंगे। तो इसके बाद अब मैं यहाँ पे लिखूं, U वाले टर्म्स इकट्ठे करो, U2 को इधर ले आओ और V1 को इधर ले आओ, तो क्या आएगा? U1 बोलो, U1 minus U2 is equals to V2 minus V1. V2 minus V1. U1 minus U2 is equal to V2 minus। अब इस टर्म को नीचे ले जाओ, U1 minus U2 को इसके नीचे ले जाओ, तो यहाँ क्या बचेगा LHS पे? 1 1 is equal to V2 minus V1 upon U1 minus। जब आप इसको नीचे ले जाएंगे इसके, तो यहाँ पे U1 minus U2 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 1। अब ये जो टर्म आई V2 minus V1 divided by U1 minus U2, इस टर्म को हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। This term V2 minus V1 divided by U1 minus U2 is called as coefficient of restitution। और कितना है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताइए? 1. लिखिए इसको सर्कल करके, दिस थिंग इज कॉल्ड, देखो नीचे लिखा हुआ V2 minus V1 upon U1 minus U2, V2 minus V1 upon U1 minus। तो इसको सर्कल करो और लिखो कि इस टर्म को हम बोलते हैं, दिस टर्म इज कॉल्ड एज कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। एक साइंटिस्ट था, आपने नाम शायद सुना होगा, न्यूटन। तो न्यूटन ने इस टर्म को नाम दिया था कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। अभी समझाएंगे इसके बारे में। तो V2 minus V1 upon U1 minus U2 is called as coefficient of restitution। और लिखिए, from this equation we can see that E is coming out to be 1। ये टर्म जो है ऊपर, यहाँ से देखो ना, जब आप इसको नीचे लाओगे तो यहाँ 1 बचे, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज कमिंग आउट टू बी 1। कोई कहता है पर ये टर्म अजीब सी टर्म है बड़ी, V2 minus V1 divided by U1 minus U2, ये कैसी टर्म है? तो क्या चीज है, देखिए न्यूटन ने कैसे डिफाइन करा या कैसे याद करें। उसने कहा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो होगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं यहाँ पे ना, इसको मिलाते हैं। न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन ने कहा कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है, लिखो आप, चलो लिखो सारा। न्यूटन डिफाइंड अ न्यू टर्म कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन E is equal to difference in velocity after collision divided by the difference in velocity before collision। उसने प्रॉपर तरीके से डिफाइन करा है। इन दोनों बॉल्स की वेलोसिटी में कितने का फर्क था, या कह सकते हो रिलेटिव वेलोसिटी कितनी थी इनकी आफ्टर कोलिजन, डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन देयर वेलोसिटीज बिफोर। चलो बताओ, आफ्टर कोलिजन V2 minus V1. V2 minus V1। बड़े में से छोटे को माइनस करो, बड़ा कौन है? V1 बड़ा है, V2 बड़ा है? V2. V2 कैसे V2 बड़ा है, ये कैसे कह सकते हो? सर बिकॉज उसके ऊपर फोर्स लगा तो ज्यादा वेलोसिटी से आगे बढ़ेगा। के बाद, कोलिजन के बाद ये आके टकराई, तो आगे वाले की स्पीड तेज हो जाएगी, ये बड़ा होगा। सोचिए प्लीज, जब दो चीजें आके टकराती हैं, ये ऐसे जा रही थी हल्के और ये आके टकराई, तो इसकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो V2 बड़ा होगा, V2 बड़ा होगा और V1 छोटा हो जाएगा। तो क्या कहा न्यूटन ने? कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या चीज है? डिफरेंस इन वेलोसिटी, यानी दोनों का डिफरेंस कोलिजन के बाद। तो डिफरेंस जब भी लेंगे, बड़े में से छोटा। तो क्या लिखें डिफरेंस इन वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन को? V1 minus बड़ा वाला V1. V2 minus V divided by difference in velocity before collision। U1 minus U2. U1 minus U2 Because sir U1 hit उसने करा है ना hit उस पे U। हाँ, तो U1 बड़ा होगा। अगर U2 बड़ा होता, आगे वाला तेज जा रहा होता, तो पीछे वाले को टकरा ही नहीं पाता उससे।
हाँ ये भी सही बात है। तो कोलिजन हुआ है यानी पीछे वाला तेज है, u1 की वेलोसिटी ज्यादा थी तभी वो आके उसमें टकराया। तो इनिशियली u1 बड़ा था और u2 छोटा था, तो बड़े में से छोटा क्या लिखोगे डिफरेंस? U1 minus U2। ये देखिए यही चीज है कोफिशिएंट ऑफ v2 माइनस v1 अपॉन u1। और इस स्टेप से आप प्रूव कर सकते हैं कि e की वैल्यू 1 आएगी। आप इस टर्म को नीचे ले आते हैं, v2 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस u2 1 आता है, यही टर्म तो e है। तो याद रखिएगा एमसीक्यू में पूछ सकता है वो कि इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना होता है। इलास्टिक कोलिजन के लिए कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 होता है। सर क्या कहते हैं सर, मेरे को ना सर जो पिछली बार जो टेस्ट हुआ था ना सर, मुझे ना सर बस एक ही प्रॉब्लम थी सर कि जो टाइम था ना सर वो हर एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके उसको चेक करने में ना थोड़ा होता है। अभी जो करा रहे हैं उसकी चिंता करें, बाकी क्लास के बाद बात करते हैं। अभी उसकी चिंता करिए। ये समझ में आया आपको? सर ये sir. डेरिवेशन v1 v2 की थी कि कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन? अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है दोस्त, अभी तो डेरिवेशन बची है। डेरिवेशन तो v1 v2 के लिए थी, अभी v1 v2 का फॉर्मूला नहीं आया है। अभी तो हम डेरिवेशन के मिड में हैं। अभी ओके चिंता सर। नहीं करिए, अभी डेरिवेशन खत्म नहीं हुई। अभी डेरिवेशन के बीच में हम आपको ये टर्म समझा रहे हैं कि ये टर्म होती क्या है, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता क्या है। कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन होता है इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस, बड़ा वाला माइनस छोटे वाला v2 माइनस v1 डिवाइडेड बाय इनकी वेलोसिटी का डिफरेंस u1 माइनस। तो कितना आ रहा है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन बताओ? 1। ठीक है ना? तो चलो अब वापस चलते हैं, अपनी डेरिवेशन को कंटिन्यू करते हैं। हमने समझ लिया कि e की वैल्यू 1 आ रही है। अब कंटिन्यू करते हैं। डेरिवेशन खत्म नहीं हुई है, डेरिवेशन तो अभी पूरी हुई नहीं। v1 v2 के फॉर्मूले निकालने थे ना अभी, करते हैं अभी। हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं होगा कि जिस वेलोसिटी से बॉल 1 जा रही थी तो आफ्टर कोलिजन वो वेलोसिटी बॉल 2 की हो जाएगी? ऐसा बिल्कुल नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। वो दोनों के मासेस अलग अलग हैं। आपने कहीं ये सुना होगा, वो आपने जो सुना होगा वो तब के लिए होता है जब बॉल्स के मासेस सेम हो, पर यहाँ पे मासेस अलग अलग। ठीक है? ओके सर। तो अब पूरा थोड़ा सा सुनो, समझ में आए। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू 1। अब बहुत सिंपल पार्ट बचा, v1 v2 बहुत आसानी से निकल आएंगे। बस एक चीज, यहां से इस कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन वाले फॉर्मूले से v2 को निकाल लो, v2 को एलिमिनेट कराएंगे, v2 की वैल्यू निकाल के यहां पे डाल, ये जो ऊपर वाली इक्वेशन थी, हम यहां से v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं और यहां डालते हैं, v2 एलिमिनेट हो जाएगा और v1 मिल जाएगा। तो देखते हैं, इसको वापस ऊपर ले जाइए, इसको वापस ऊपर ले जाइए, क्या आता है u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v। ठीक है ना? वही इक्वेशन आ गई जो ऊपर लिखी हुई थी, वही इक्वेशन आ गई। अब आगे चल रहे हैं, इसको ऊपर ले गए, u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v। यहां से जरा बताओ v2 कितना है? फ्रॉम हियर टेल मी व्हाट इज v2। u1 minus u2 plus v1 plus v1 1 माइनस u2 plus v1 plus v1 इसको लिखो, बनाओ बॉक्स में और लिखो सब्स्टिट्यूट दिस हियर। लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में है, ये आपकी इक्वेशन 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है और ये आपकी इक्वेशन नंबर 2। और लिख लो दीज आर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। इस इक्वेशन में से वहां एलिमिनेशन कर रहे हैं, v2 की वैल्यू यहां डालो, बड़ी सी इक्वेशन बनेगी। 2 मिनट का टाइम लो, उसको सॉल्व करो, खुद करो प्लीज। और घबराओ मत, पेपर में आपसे मोस्ट प्रोबेबली डेरिवेशंस नहीं पूछेगा, तो आपको फाइनल रिजल्ट याद रख। डेरिवेशन बस एक बार देख लो, समझ में आ गए ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूले रट लेना। चलो करो, सब लोग अपने आप ट्राई करो, 2 मिनट का टाइम दे। बड़ा सा एक एक्सप्रेशन आएगा, v2 को यहां डालिए, v2 एलिमिनेट हो जाएगा तो v1 निकाल। अपने आप करोगे ना तभी कुछ समझ में आएगा, इंतजार मत करो कि हम बोर्ड पे करें।
चलिए देखते हैं, खोल के पूरा खोल के लिखूंगा m1u1 माइनस m1v1, m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2, और यहाँ v2 की वैल्यू डाल रहा हूं मैं, v2 की वैल्यू यहाँ से डाल रहा हूँ, u1 माइनस u2 प्लस v1, और ये है माइनस। देखिए किसी को कोई कंसर्न है, मैंने इस v2 की वैल्यू ये डाली है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, कोफिशिएंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की जो इक्वेशन आई थी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा था, वहां से v2 निकाला और v2 को इस इक्वेशन में डाल दिया। m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2, और ये ब्रैकेट में v2 की वैल्यू माइनस। अब इसको भी खोल देते हैं, m1u1 माइनस m1v1 इज इक्वल टू m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1 माइनस m2u2। डरने वाली कोई बात नहीं, करना क्या है, क्या फाइंड आउट करना है सर v1, हाँ v1 को इकट्ठा कर लो बस। v1 कहाँ कहाँ आ रहा है देखते हैं, एक ये आ रहा है v1, और कहीं है v1, ये रहा, ये दो जगह v1 आ रहा है, इनको इकट्ठा कर, ठीक है ना, इनको इकट्ठा कर, और बाकी टर्म्स को इसको उधर ले जाओ, इसको उधर ले जाओ, उधर भी, और बाकी सारी टर्म्स को इधर ले जाओ, बाकी सारी टर्म्स को इधर, तो देखो क्या है, m1u1 इसको इधर लाते हैं, माइनस m2u1 हो गया, इसको इधर ले आओ तो ये हो गया प्लस m2u2, और उसको भी इधर ले आओ प्लस m2u2, ठीक है ना। m1u1 यहीं पे है, इस टर्म को इधर ले आए, माइनस m2u1 हो गया, इसको इधर ले आए प्लस m2u2, और उसको भी इधर ले आए प्लस m2, और इस v1 वाली टर्म को उस साइड में, तो उधर जाके ये प्लस हो जाएगी, m1v1 प्लस m2v। अब देखते हैं कुछ सिंप्लीफाई होता है क्या। अच्छा ये दोनों टर्म्स तो सेम ही है, m2u2 प्लस m2u2 है ये, तो देखो 2m2u2 प्लस 2m2u। सर ये तो RHS में M2V1 होगा ना? सर M2V1 होगा RHS में। सॉरी, ठीक है, अब करो, देखो v1 वहां से कॉमन ले लो, और बाकी जो बचता है नीचे ले आओ, v1 का एक बड़ा सा एक्सप्रेशन आ जाए, करो। एक बार इसको अपने आप कर लेना, उसके बाद भूल जाना, उसके बाद बस रिजल्ट याद। मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आपको लग रहा होगा, पर एक बार इसको लिख लोगे, सिर्फ सॉल्व भी तो करना है। तो देखते हैं कुछ सॉल्व, यहाँ पे कुछ क्या कॉमन आ रहा है, u1 ब्रैकेट में m1 माइनस minus m2 प्लस 2m2u2 इज इक्वल टू v1 m1 प्लस m2। अब हो जाएगा, अब m1 प्लस m2 को नीचे ले आएंगे तो हो जाएगा पूरा, तो m1 प्लस m2 को नीचे ले आओ, v1 का फॉर्मूला आ जाएगा u1 इंटू m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2 होल डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये फॉर्मूला आपने याद करना है, याद करना है, कैसे भी करिए, 2 बार 3 बार 5 बार लिखिए, याद। v1 का फॉर्मूला है, कोलिजन के बाद पहली बॉल की स्पीड कितनी हो जाएगी, u1 इंटू m1 माइनस m2 प्लस 2m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस। अब ये तो v1 आ गया, यानी अभी हमारा 50% काम हो गया। अब हमें v2 निकालना है, कैसे करेंगे, ये v1 का एक्सप्रेशन यहां डाल के इस बार v1 को एलिमिनेट करेंगे, जैसे पिछली बार v2 को एलिमिनेट करा।
इस बार V1 को यहाँ डाल के एलिमिनेट करके और फिर सॉल्व करके V2 आएगा। पर इतनी मेहनत करेंगे नहीं हम, तरीका बस समझ लेते हैं क्या तरीका है। एक शॉर्टकट बता दें। सही तरीका ये है कि लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल आ गया तो उसको वापस इक्वेशन में डालते थे, ये V1 की वैल्यू यहाँ डालते थे और सॉल्व करके V2 निकाल। पर इतनी मेहनत अब नहीं कर रहे, हम एक सिंपल शॉर्टकट में V2 का यही फॉर्मूला लिख दो पूरा, और जहां 1 आ रहा है उसको बना दो 2, जहां 2 आ रहा है उसको बना दो, बस सब्सक्रिप्ट 1 को 2, 2 को 1। बोलो क्या लिखूं? U2 M2 minus M1 minus M2 M1 minus M1 plus 2 2 M1 M1 U1 U1 plus 2 M1 M1 U1 upon upon M2 plus on M1. M2 plus M1 M1 plus M2। ठीक है, गलत कर दिया? से ठीक है। नीचे तो चेंज नहीं करा क्योंकि फर्क नहीं पड़ता था, नीचे तो प्लस हो रहा है, नीचे भी चेंज करता है 2 प्लस M1, तो बात तो वही रहती, तो नीचे वाला मैंने नहीं बदला, नीचे वाला मैंने सेम ही रहने दिया। तो देखिए मैंने क्या करा है, मैंने V1 को V2 बनाने के लिए सिर्फ एक आपको शॉर्टकट बताया है। उससे क्या होगा, आप V1 रख लो, V1 का फॉर्मूला रख लो, V2 आप उसी से निकाल, जहां 1 आ रहा है उसको 2 से रिप्लेस, U1 बन गया U2, M1 बन गया M2, M2 बन गया M1, और उसको M2 U2 को बना दिया M1। तो सब्सक्रिप्ट हमने इंटरचेंज कर दी तो हमारा फॉर्मूला आ गया। अब इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, डायरेक्ट न्यूमेरिकल आएगा जिसमें आपने V1 V2 लगा, इलास्टिक कोलिजन होगा, दोनों ऑब्जेक्ट्स की इनिशियल वेलोसिटीज आपको दे रखी होंगी, फाइनल वेलोसिटीज आपको निकालनी होंगी। अगर आपके स्कूल में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस नहीं आने, अगर डेरिवेशंस नहीं आनी, कोई बात नहीं, भूल जाइए डेरिवेशन, बस तरीका पता है। हाँ, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगाया था और फिर कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगाया था, लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन बनाई, V1 V2 वहां से निकाल दी, फॉर्मूले याद कर लीजिए। और अगर आपके स्कूल में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आएंगे तो फिर ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 5 नंबर का क्वेश्चन सब्जेक्टिव में बहुत बार आता है, डेरिवेशन फॉर फाइनल वेलोसिटीज आफ्टर इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, चलिए अब एक न्यूमेरिकल देखिए। अगर ऑब्जेक्टिव पेपर आता है तो न्यूमेरिकल आएगा, और सिर्फ तभी कर सकते हो अगर फॉर्मूले याद। आप लोगों को मैं आज का वीडियो एक्सेस प्रोवाइड कर दूंगा, अगर आपको डेरिवेशन फिर से रिवाइज करनी होगी ना, तो डेरिवेशन एक बार फिर से देख लेना, कोई स्टेप अगर नहीं समझ में आया था तो क्लियर। चलिए क्वेश्चन, एक 2 kg की बॉल है और ये 1 kg की बॉल, ये 2 kg है, ये 1। बनाओ, लिखो न्यूमेरिकल। ये चलती हुई आ रही थी विद स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और आगे वाली जो थी उसकी स्पीड हल्के थी 5 मीटर पर सेकेंड। देखो ये केस बनाओ, 2 kg की बॉल है और ये 1 kg की बॉल है, ये 10 की स्पीड से आ रही है, वो 5 की स्पीड से, आगे वाली हल्के जा रही है, पीछे वाली तेज आगे टकराती है। कोलिजन के बाद इनकी स्पीड क्या होंगी बताइए जल्दी से। चैट बॉक्स में देखते हैं कौन बच्चे जल्दी कर पा, V1 V2 कॉमा करके चैट बॉक्स में भेजो।
अच्छा सर, तो ये जो डेरिवेशन आपने करवाई है ये इसलिए करवाई है जब आपको मतलब फाइनल वेलोसिटीज ना दे रखी हो? फाइनल वेलोसिटीज कभी भी नहीं दी होंगी, न्यूमेरिकल जब आएगा तो इनिशियल वेलोसिटीज दी हुई होंगी, फाइनल वेलोसिटी आपको निकालनी होगी। न्यूमेरिकल क्या है, ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटीज दे रखी है, फाइनल वेलोसिटीज आपको निकालनी है, तो फाइनल वेलोसिटीज का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देना। न्यूमेरिकल में दिमाग नहीं लगाना, सीधा सीधा फॉर्मूला लगा, कोई डेरिवेशन नहीं करनी, सीधा डेरिवेशन याद करके जाना और सीधा सीधा आंसर निकालना। तो V1 का फॉर्मूला लगा दिया मैंने, देखो डेटा पुट करा है, देखो समझने की कोशिश करो, अगर आपका आंसर नहीं आया तो समझो। V2 हो जाएगा U2 5 M2 minus M1 1 minus 2 plus 2 M1 U1 2 into 10 divided by 3। V2 आ जाएगा 35 बाई। करो सब लोग करो। सर वो 45 है, आपने 35 लिख दिया। ओ सॉरी सॉरी सर, मैंने गलत। करिए करिए सब लोग ट्राई करिए। ठीक है, यही आ रहा है, देखो। यस सर। यस यस सर। हमें हमें फॉर्मूला रटना है, अगर ये क्वेश्चन आ गया तो हम फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। न्यूमेरिकल अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो इतना टाइम तो होगा नहीं कि डिराइव करने बैठे या कंजर्वेशन अप्लाई करें, काइनेटिक एनर्जी अप्लाई करें। तो दीज टू आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। एक याद कर लो, दूसरा उसी से देख के 1 और 2 को रिप्लेस करके बना लो। बताओ कोई कंसर्न है किसी को? एक बस लास्ट चीज 5 मिनट, एक इस पे स्पेशल केस, यहां तक सबने कर लिया होगा, अब एक स्पेशल केस बस देखते हैं, देन वी विल फिनिश द क्लास। ये बहुत आसान है, ट्रिक है ये, जानबूझ के ये आपके पेपर में या एंट्रेंस में आता है ट्रिक वाला। देयर आर 2 ऑब्जेक्ट्स, इसका मास 5 kg है, इसका भी 5 kg, इसकी स्पीड थी 2 मीटर पर सेकेंड और इसकी थी 8 मीटर पर। ये आते हैं, ये इससे टकराता है, टकराने के बाद ये ए है और ये बी, टकराने के बाद ए और बी की स्पीड बदल जाएगी, ए की स्पीड कितनी हो जाएगी और बी की स्पीड कितनी। तो ये देखिए, ये हमें डेटा दिया हुआ है, U1 दे रखा है 8 और U2 दे रखा है 2 मीटर पर सेकेंड। V1 कितना होगा वो नहीं पता, V2 कितना होगा वो नहीं पता, कैसे करोगे ये बताओ। तो V1 2 हो जाएगा और सर V2 8 हो जाएगा। अब फॉर्मूले हैं हमारे पास, फॉर्मूले हैं, V1 का भी फॉर्मूला है, V2 का भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला तो मैं लगा दूंगा, पर उससे में भी एक शॉर्टकट है, फॉर्मूले लगाने में भी एक शॉर्टकट, और जानबूझ के उसी केस पे क्वेश्चन आता, जब दोनों के मासेस सेम होते हैं। यानी इस बार देखिए एक स्पेशल केस है, लिखते हैं स्पेशल केस ऑफ सेम मास, लिखो स्पेशल केस ऑफ सेम। अगर दोनों का मास सेम है तो फॉर्मूला ही, आप एक चीज फॉर्मूले में ही m को सेम डाल के देखो, M1 M2 को सेम डाल दो, दोनों को m डालना, तो ये कितना आएगा जरा बताओ, U1 into 0 प्लस 2m1 m U2 डिवाइडेड बाय 2m। मास को मैं सेम ही रख रहा हूं, मैं मास को अब सेम रख रहा हूं क्वेश्चन में, क्योंकि मास सेम दे रखे हैं तो M1 M2 को मैं सेम ही डाल, तो ये हो गया U1 into 0, तो खत्म हो गया U1 into 0। फिर बचा 2m U2 डिवाइडेड बाय 2m, 2m से 2m कट गया। V1 किसके बराबर आया,
U2 U2 बराबर आया U, और यहां से सॉल्व करते हैं, मासेस को सेम डालते हैं। ये टर्म हो गई V2 की, ये तो सर 0। वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई सर। हाँ रुको पर अभी, 2m U1 अपॉन 2m, तो ये 2m से 2m, V2 कितना आ गया, U1 के बराबर। U1 तो एक शॉर्टकट आपका यहां से आपका आ गया, इसकी वेलोसिटी U1 थी, अब आगे वाले की वेलोसिटी U1, और आगे वाले की वेलोसिटी U2 थी, अब पीछे वाले की वेलोसिटी U2। यानी कोलिजन के बाद जो पहले वाले की वेलोसिटी थी वो आगे वाले की बन गई, और जो आगे वाले की थी वो पीछे वाले की बन गई। यानी आप कह सकते हो अगर सेम मास होता है तो वेलोसिटी इंटरचेंज होता है, यानी जो आगे वाले की होगी वो पीछे वाले की, जो पीछे वाले की होगी वो आगे वाले। सीधा सीधा, इस बार फॉर्मूला भी नहीं लगाना, इसकी 8 थी, इसकी 2 थी, कोलिजन के बाद इसकी 8 मीटर पर सेकेंड हो गई और इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। जानबूझ के ऐसी चीज पे निकल आएगा। बच्चे क्या करेंगे, आधे बच्चों को तो कुछ पता ही नहीं होगा करना है, वो छोड़ देंगे, बाकी आधे या मेजॉरिटी बाकी जो होंगे वो फॉर्मूले लगाएंगे, फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा, आंसर सही आ जाएगा, पर आपका बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ ही बच्चे होंगे जो ये शॉर्टकट याद रख के जाएंगे कि सेम मासेस में सीधा सीधा वेलोसिटी इंटरचेंज। तो इसकी 8 थी, इसकी 2 थी, ये 2 से जा रहा था, ये 8 से आया, इसकी 8 हो गई, इसकी 2। चलो जल्दी से देखो एक लास्ट क्वेश्चन में, इस पे एक बॉल रेस्ट पे रखी है, इट इज एट रेस्ट, इसका मास 2 kg है, और एक 2 kg की बॉल आके टकराती है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ये ए है, ये बी है। कोलिजन के बाद ए और बी के बारे में बताएं। सर ए रेस्ट पे ए हो जाएगा रेस्ट और बी हो जाएगा 10 मीटर पर सेकंड। ये 0 रहेगा और वेलोसिटी इंटरचेंज हो जाएगी। सॉरी गलत। इसके वाले की आगे आ जाएगी वेलोसिटी, तो इसकी स्पीड 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। रेस्ट ये होता है, तो ऐसे हो जाएगा। ये रेस्ट पे था, ए आके टकराया, ए रुक गया, बी 10 की स्पीड से आगे, तो इंटरचेंज हो गई, क्योंकि सेम मास था, सिर्फ तब, सिर्फ तब, हर केस में इंटरचेंज नहीं, बाकी केस में फॉर्म। बताइए कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, यहीं तक कराना था आज। आप लोगों को इसकी एक असाइनमेंट दी है, उसको ट्राई करिए। अब जो भी बच्चे न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के लिए आएंगे उनको होमवर्क कॉपी लानी होगी, अगर आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं तो फिर न्यूमेरिकल क्लासेस में नहीं आए। तो प्लीज अपनी होमवर्क कॉपी में चैप्टर 6 की सब्जेक्टिव असाइनमेंट जो मैंने दी है उसको करना शुरू कर दीजिए। चैप्टर 6 की सब्जेक्टिव असाइनमेंट, ठीक है ना। तो कोलिजन के कुछ क्वेश्चंस मैं ग्रुप पे बता दूंगा कौन से वाले करने हैं, वो भी करो, पर बाकी 1 से लेकर उसको स्टार्टिंग से ऑर्डर में करना शुरू करो, ठीक है। चलिए कुछ कंसर्न है तो आप लोग बताइए, इफ एनीबॉडी हैज एनी कंसर्न। ट्यूसडे को अगर न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास होगी तो आई विल इन्फॉर्म यू। अभी ट्यूसडे का शेड्यूल कंफर्म नहीं है, तो ट्यूसडे को हो सकता है न्यूमेरिकल प्रैक्टिस क्लास के लिए मैं आप लोगों को बुलाऊं सेंटर पे, तो वो मैं ग्रुप पे इन्फॉर्म कर दूंगा। जो लोग आना चाहेंगे फिर वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ठीक है, आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। तो नेक्स्ट क्लास इज ऑन ट्यूसडे। वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द चैप्टर, तो ट्यूसडे की क्लास में कोशिश करेंगे हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाए, ठीक है। होमवर्क करके रखना, सब सब्जेक्टिव असाइनमेंट ट्राई करके रखना, 2 दिन है अभी आपके। सर मेरे को सर एक डाउट, एक सब परेशानी थी सर, मेरे को ना सर प्रॉब्लम ये है कि 2 मिनट ठहर जाओ, परेशानी सुनेंगे सबकी। तो मैंने बस शेड्यूल बता दिया, आप लोगों को ट्यूसडे मिलेंगे अब। तो बाकी लोग जिनके लिए ओके है वो लोग अब लॉग ऑफ कर सकते हैं, जिनको कोई भी कंसर्न है प्लीज रुकिए, बात करके जाइए। बाकी अगर क्लियर है आपको आज का तो लॉग ऑफ अब आप कर सकते थैंक यू सर। मेरे को सर बस प्रॉब्लम क्या है सर कि मेरे को ना टाइमिंग, जो टाइम होता है ना सर टेस्ट करने का सर, आप 45 मिनट सर बहुत कम होते हैं सर मेरे लिए, मतलब हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना होता है। अगर कम है तो टाइम भी तो कम दूंगा मैं, अगर मैं तुम्हारे क्वेश्चन ज्यादा दूंगा तो टाइम ज्यादा देंगे। आप जिन भी बच्चों को टाइम की प्रॉब्लम आती है ना, कोई इशू नहीं, सबके साथ आती है,
इट इज ओनली बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ प्रैक्टिस। आप अगर हर चैप्टर के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तो ही आपकी स्पीड और एक्यूरेसी बढ़ेगी। आपने क्या है, आप न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कम कर रहे हो तो आपको क्वेश्चंस में टाइम, अब जैसे ये शॉर्टकट था, तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे ऐसे धीरे धीरे तुम्हें शॉर्टकट्स पता लगेंगे। अब किसी बच्चे को ये शॉर्टकट नहीं पता, वो फॉर्मूले से कर रहा है, ऑब्वियसली उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन यस सर, एक्चुअली वो सीखोगे तुम। तो मैंने जो भी आपको असाइनमेंट दी है जब मैं वो आपने कर ली है। इफ यू वांट मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, मेरे को व्हाट्सएप कर दो, मैं आपको और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भेज दूंगा प्रैक्टिस करने। सर मैं ये बोल रहा था, मैं टेस्ट देने आया ओके था, सर, मैं बहुत थैंक यू सर। प्रिपेयर नहीं था। तो सर तब सर मेरे पेपर सर बहुत ही खराब गया था, उसके बाद से मैंने सर काफी प्रैक्टिस करी है, तब तक थोड़ा जल्दी जल्दी क्वेश्चन हो रहे हैं। अब होने वाला है अगला टेस्ट हमारा आने वाला है, इस बार अच्छा करके दिखाओ फिर। हमारा मोस्ट प्रोबेबली अब संडे आएगा, अगले संडे को हम टेस्ट रखेंगे, तो इस बार अच्छा करके दिखाओ। और कोई जना कुछ कह रहे हैं? सर बोलो। सर मुझे एक प्रॉब्लम थी। सर मेरे अभी ना ऑब्जेक्टिव पेपर हुए थे सर, उसके अंदर मेरे मोस्ट नंबर ऑफ मार्क्स ना केस बेस्ड क्वेश्चंस में कट हुए हैं। तो सर मुझे केस बेस्ड स्टडीज में बहुत प्रॉब्लम आती है क्वेश्चन सॉल्व करने में। चलिए ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस उस टाइप के प्रैक्टिस कराता हूँ इस बार। वर्क एनर्जी पावर पे ना कुछ केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करते हैं। एक बार ट्यूसडे चैप्टर खत्म हो जाए फिर उस टाइप के भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपको ग्रुप पे शेयर करता हूँ, केस स्टडी और असर्शन रीजन, तो वो वाले भी प्रैक्टिस करते हैं। ओके सर। और सर एक और डाउट था सर, असर्शन और रीजनिंग में ना मतलब ये तो पता चल जाता है कि असर्शन ठीक है और रीजन ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चलता कि क्या रीजन उस असर्शन के लिए ठीक है या फिर नहीं। पता लगेगा, करते हैं थोड़ा इस टाइप के क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस करा। ओके, थैंक यू सर। सर जो इनइलास्टिक कोलिजन के क्वेश्चंस हैं सर, वो कैसे करेंगे, क्योंकि उसमें काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व नहीं। तो ट्यूसडे क्लास होगी, ट्यूसडे सुनोगे, इनइलास्टिक पढ़ाएंगे, तब आपको समझ में आएगा ना। इनइलास्टिक तो भी पढ़ाया ही नहीं मैंने, इनइलास्टिक तो मैं पढ़ाऊंगा ना। आज तो मैंने ये फॉर्मूले कौन से कोलिजन के कराए हैं, इलास्टिक के कराए हैं ना। तो ट्यूसडे को इनइलास्टिक कोलिजन पढ़ाएंगे, तब उसके क्वेश्चन भी होने लगेंगे। ओके, चलिए ठीक है, थैंक यू।